नमस्कार मित्रों, दिस इज ए कुमार एंड यू आर वाचिंग द स्टडी ट्यूटर। द स्टडी ट्यूटर में आपका स्वागत है। हमारे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डबल एंट्री बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का एक बिजनेसमैन के लिए और एक अकाउंटेंट के लिए क्या महत्व है, ये भी हमने जाना। आज हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे which will be based on how to record entries in journal। आप लोगों ने जो गोल्डन रूल्स सीखा है डबल एंट्री, उसी के आधार पर हम जर्नल में अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। बच्चों, जर्नल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन और एन अकाउंटेंट, क्योंकि ये वो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें हर बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट के द्वारा हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है। तो इस वीडियो में हम अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड करना है इसके बारे में सीखेंगे और समझेंगे। लेकिन इसके पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानना होगा जिस पर आधारित होकर एक बिजनेसमैन और एक अकाउंटेंट हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को बारीकी से देखकर, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझकर जर्नल में एंट्री करता है। बच्चों, यदि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो which was based on डबल एंट्री बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम उसे नहीं देखा है तो यह वीडियो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन घबराइएगा मत, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। इस वीडियो को भी हमने बड़ी बारीकी से हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके बनाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रैक्टिकल सेशन करते वक्त भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा इट विल बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। चलिए, Every day, a businessman has to perform various business transactions. The transactions may be big or small, depending upon the size, nature, and volume of business. It is very difficult to memorize all the business transactions. हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में तरह तरह के ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है और ये ट्रांजैक्शंस उसके बिजनेस के साइज पे, नेचर पे और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। उसका बिजनेस का साइज क्या है, छोटा है या बड़ा है बिजनेस, या किस तरह का बिजनेस कर रहा है और कितना बड़ा बिजनेस है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है इन तीनों बातों पर निर्भर है और इतने सारे ट्रांजैक्शंस को अपने दिमाग में रखना ये हर बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है। सो a businessman maintains various books of accounts to record all the business transactions, which has been collected from various accounting documents or source documents. इसलिए हर बिजनेसमैन क्या करता है, वह अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है जिसमें वह अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। These books of accounts can be primary books of accounts or secondary books of accounts, but the most important book of account is journal. ये book of accounts primary book of accounts भी हो सकते हैं या secondary book of accounts भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण book of accounts है journal. Before we go ahead with journal, let us understand about accounting documents or source documents. इससे पहले कि हम जर्नल पे जाएं, जर्नल को समझें, हम सबसे पहले अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स
What is accounting documents? क्या है ये accounting documents? Accounting document means a piece of paper which provides detailed information about a business transaction. बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में सारी जानकारी एक अकाउंटेंट को या बिजनेसमैन को अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के तहत मालूम पड़ती है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट एक पीस ऑफ पेपर है which is legal in nature. It acts as a legal proof and the source documents for recording every business transaction. कानून की नजर में इसकी बहुत अहमियत होती है और बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में एक सबसे बड़ा साधन है ये। With the help of bookkeeping, an accountant records all the day-to-day transactions on the basis of supporting documents and documentary evidence in the various books of accounts. इन्हीं अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक अकाउंटेंट बुक कीपिंग द्वारा अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। These documents are called accounting documents and it serves as a source document to understand the business transactions and record respective entries as per golden rules of accounts. इन डॉक्यूमेंट्स को हम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह एक साधन है जिसे समझकर हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। किसके तहत? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के तहत। यदि आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मालूम है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पहले के जो कोर्स है उसका लिंक दिया हुआ है। उस कोर्स को अगर आप लोगों ने अच्छी तरह देख लिया तो आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। अभी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, या फिर जर्नल लिखने में या जर्नल में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स की क्या भूमिका है। It is necessary to record all business transactions in the journal book and later posted in various books of accounts. ये बहुत ही जरूरी है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए, उसके बाद ही उसे अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन एंट्रीज की पोस्टिंग की जाए। The accounting transactions are recorded perfectly in proper mode and computer based. Accounting documents can be stored in physical files or on computer storage through a software. ये इन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स को हम फिजिकल फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इसे कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं। It serves as a legal evidence for court matters. कोर्ट में अगर किसी का मैटर है लेन देन का तो इन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स को हम वहाँ पे एक सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। It can be produced if asked by the competent authority offices. Competent authority offices यानी सरकारी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, यदि वहाँ पे इसकी मांग की जाए या किसी सबूत की मांग की जाए, किसी पेमेंट की या रिसिप्ट की, तो हम इन डॉक्यूमेंट को वहाँ पर पेश कर सकते हैं। Accounting documents are required for payments of state government and local body authority. ये मैंने आपको बता दिया। Types of accounting documents. Now, what are different types of accounting documents? सबसे पहले तो है voucher. Now, what are vouchers? It supports payment made by businessman and serves as a legal evidence that certain amount has been paid to a specific person, party or institution. इसकी मदद से, वाउचर की मदद से एक बिजनेसमैन किसी को भी यह बता सकता है कि मैंने फला फला व्यक्ति को या फला फला पार्टी को या कंपनी को पेमेंट किया है।
वाउचर का एग्जाम्पल है कैश वाउचर, बैंक वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, ट्रैवल बिल्स, वेजेस बिल, सैलरीज बिल। तो इन वाउचर के आधार पर एक बिजनेसमैन कहीं पे भी ये बता सकता है कि मैंने इस पर्सन को या पार्टी को या इंस्टीट्यूशन को पेमेंट किया है। Let us understand about types of voucher. There are three types of voucher. First one is internal voucher. It is prepared internally by a business organization itself and signed by the pay. It is prepared when we don't get receipt of proofs of payment like rickshaw fare, car fare, etc. For example, कोई सेल्समैन है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर का या सेल्स पर्सन का काम कर रहा है। प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। कभी वो रिक्शा से ट्रैवल करता है, कभी वो कार से ट्रैवल करता है, कभी वो बस से ट्रैवल करता है। बस में तो टिकट मिल जाते हैं और उसके बिजनेस ओनर को पता चल जाता है कि बंदा बस से ट्रैवल किया है, लेकिन रिक्शा में ट्रैवल करने का उसे कोई प्रूफ नहीं मिलता, कार में जाने का उसे कोई प्रूफ नहीं मिलता। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को जो सेल्समैन ने किया है कंपनी के बिहाफ पे, वह ये इंटरनल वाउचर बना के अपने अकाउंटेंट को देता है और वो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक मैं रिक्शा में गया था, उसका इतना खर्चा हुआ, कार से गया था, इतना खर्चा हुआ, और ये सारी डिटेल वो अपने अकाउंटेंट को देता है। अकाउंटेंट उसे लिखता है और जो बिजनेस ओनर है वह उसे पास करता है। तो दिस इज एन इंटरनल वाउचर। ओके, सेकंड है आपका एक्सटर्नल वाउचर। इट इज प्रिपेयर्ड एक्सटर्नली बाय एन आउटसाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन लाइक tax invoice received for purchases, receipt of utility bills, debit note, credit note, cash memo, etc. यह एक वाउचर है जिसे बाहरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, जैसे कि टैक्स इनवॉइस रिसीव्ड फॉर परचेजेस। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी है ए, मैंने बी से माल खरीदा, ठीक है, तो वह मुझे टैक्स इनवॉइस बना के देगी कि आपकी कंपनी ने हमसे इतना माल खरीदा, वह भी इतने दाम पर। दूसरा एग्जांपल है रिसिप्ट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मोबाइल बिल, ये सारे बिल का जब आप भुगतान करते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलता है कि आपने इसका पेमेंट कर दिया है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, ये सारे एक्सटर्नल वाउचर के एग्जांपल हैं। थर्ड है आपका जर्नल वाउचर। दिस इज द बेसिक और ओरिजिनल वाउचर यूज्ड टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। अब जर्नल वाउचर ये बेसिक या फिर ओरिजिनल वाउचर है जिसके आधार पर हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और ये इसका स्पेसिमेन है। ये जर्नल वाउचर का स्पेसिमेन है जिसमें सबसे पहले है नेम ऑफ द फर्म, वाउचर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, नेम ऑफ डेबिट अकाउंट, नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन वर्ड्स, अप्रूव्ड बाय, ऑथराइज्ड बाय और सिग्नेचर। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जर्नल वाउचर एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिससे कि एक अकाउंटेंट, जर्नल वाउचर एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर एक अकाउंटेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जर्नल में करता है। यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, वाउचर का नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, किस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, किस चीज के लिए ये ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है और किसने ये ट्रांजैक्शन किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसे जर्नल वाउचर से मिल जाती है। दूसरा है कैश वाउचर। अभी कैश वाउचर क्या है? देखिए, ये आपके सामने स्पेसिमेन है कैश वाउचर का। सबसे पहले कंपनी का नाम है और एड्रेस है,
फिर वाउचर नंबर, कंपनी का GSTIN नंबर, डेट, पे टू किसे पे किया है, ऑन अकाउंट ऑफ किसके अकाउंट के तहत उसे पे किया गया है, डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है, टोटल अमाउंट क्या है, अमाउंट इन वर्ड्स भी है, अमाउंट इन फिगर्स भी है, किसने इसे प्रिपेयर किया है, किसने इसे पास किया है और ये किसे मिला है, ये पेमेंट किसे मिला है, ये सारा इंफॉर्मेशन एक अकाउंटेंट को कैश वाउचर से मिल जाता है। This document is prepared when there is a cash payment or cash received and used for posting the entries in the cash book. ये वाउचर तब बनाया जाता है जब कोई कैश पेमेंट हो रहा है या कैश रिसिप्ट हो रहा है और इसकी पोस्टिंग कैश बुक में होती है। टैक्स इनवॉइस, ये आपके सामने स्पेसिमेन है टैक्स इनवॉइस का। इसमें भी देखिए, सबसे पहले कंपनी का नाम या बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस, कैश बिल नंबर, GSTIN नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, उसका एड्रेस, किस तारीख को यह टैक्स इनवॉइस बना है, नीचे जो सेल हुआ है उसका सारा ब्यौरा दिया गया है, सारा डिटेल्स दिया गया है। Then there is rupees in words, there is bank detail, अगर सामने वाला बंदा जिसे माल बेचा जा रहा है वह अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है या चेक से पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट किस अकाउंट का, किस अकाउंट में उसे देना है, वह सारा डिटेल टैक्स इनवॉइस पर लिखा जाता है। This document is prepared and sent by the seller to inform the buyer about the total quantity supplied, cost per quantity, trade discounts allowed, terms and conditions, applicable CGST and SGST, and total bill payable by the buyer. It serves as a sales invoice or outward invoice for the seller and purchase invoice or inward invoice for the buyer, and the entries are recorded in their respective books of accounts. यह डॉक्यूमेंट एक सेलर बनाता है और अपने बायर को वो इन्फॉर्म करता है कि कितना क्वांटिटी उसने सप्लाई किया है, हर एक क्वांटिटी का क्या रेट है, उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है या नहीं, पेमेंट का टर्म्स और कंडीशन क्या है, उसे कितना CGST भरना है, कितना SGST भरना है, टोटल बिल कितना भरना है बायर ने। ये सारी इंफॉर्मेशन टैक्स इनवॉइस में एक सेलर भरकर बायर को दे देता है, जिससे कि बायर को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसने कितना माल परचेज किया है। यह सेलर के लिए सेल्स इनवॉइस या आउटवर्ड इनवॉइस है और परचेजर के लिए ये परचेज इनवॉइस या फिर इनवर्ड इनवॉइस है, जिसके आधार पर सेलर भी और बायर भी दोनों अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री करते हैं। क्रेडिट मेमो, अब क्रेडिट मेमो क्या है? दिस डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस और बिल। यह भी एक इनवॉइस है या बिल है, and it is prepared by seller when goods are sold on credit basis. जब कभी भी एक सेलर उधारी पर बायर को माल देता है तब क्रेडिट मेमो बनता है, and the seller sends it along with the goods to the buyer. जब सेलर डिलीवरी करता है गुड्स का बायर को, उसके साथ वह यह क्रेडिट मेमो भेज देता है। The amount becomes due from the buyer, और जो अमाउंट उसने लिख कर भेजा है वो उस बायर को वह अदा करना होता है। When the memo is issued to buyer, it is called inward invoice. बायर को जब ये मेमो इशू किया जाता है तो उसके लिए यह इनवर्ड इनवॉइस हो जाता है, and the same is treated as outward invoice by the seller. और सेलर के लिए यह आउटवर्ड इनवॉइस होता है। Receipt. What is receipt? This is a specimen of receipt. यहाँ पे सबसे पहले है बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस, GSTIN नंबर, रिसिप्ट नंबर, डेट,
received with thanks from Messrs. So and so, a sum of rupees so and so by cash or check or DD or NEFT or RTGS, number dash dash dash, dated, drawn on, in part or full payment of bill number dash dash dash। यह रिसीप्ट कब बनाया जाता है? जब परचेजर अपना पेमेंट करता है, जब क्रेडिट में माल दिया गया, सेलर ने जब क्रेडिट में माल दिया तो एक दिन वह पेमेंट ड्यू हो जाता है उनके टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से। टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत परचेजर को या तो 10 दिन में पेमेंट करना होता है, या 15 दिन में, या 30 दिन में, या 45 दिन में, मैक्सिमम उसे 90 डेज में पेमेंट करना होता है। तो जब परचेजर अपना पेमेंट कर देता है, वह या तो कैश से पेमेंट करेगा, या चेक से, या डीडी से, या एनईएफटी से, या आरटीजीएस से। तो जिस सहूलियत से वह पेमेंट करेगा वो सारा डिटेल इस रिसीप्ट में लिखकर परचेजर से साइन ले लिया जाता है कि इतना अमाउंट हमें पार्ट पेमेंट में या फुल पेमेंट में ये बिल के अगेंस्ट में मिल चुका है। When the goods are sold on credit by the seller and payment is to be received on future date, on the date and time when the payment becomes due, the seller prepares a document and acknowledges the payment received by the buyer. This document is known as a receipt. On the basis of this document, the entries are posted either in cash book or bank. अगर परचेजर ने पेमेंट कैश पे किया तो कैश बुक में इसकी एंट्री होगी, अगर उसने चेक से किया या ऑनलाइन पेमेंट किया तो बैंक बुक में उसकी एंट्री होगी। दोनों जन अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे। बेरर चेक। अब बेरर चेक क्या है? हम लोगों ने तरह तरह के अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स को समझा, अब हम चेक के बारे में जानेंगे, क्योंकि चेक भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। A businessman uses different types of checks for making the payment and for sending money from one place to another. Businessman अलग अलग तरह के चेक्स का यूज करता है जिससे वह पेमेंट करता है या फिर अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। It's an unconditional order signed by the account holder, directing the banker to pay the amount stated in the check to a person whose name is mentioned on the check or to the bearer। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है अकाउंट होल्डर का, जिसका अकाउंट उस बैंक में है। उस बैंक का चेक देते समय वो अपने बैंकर को ये डायरेक्शन देता है कि जिस किसी का भी नाम इस चेक पे लिखा है या फिर जो इस चेक को आपके पास लेकर आ रहा है उसको आप वह अमाउंट दीजिए जो चेक में मेंशन किया गया है। ये है चेक का स्पेसिमेन। Bearer check. A bearer check holder can get the payment on the counter of the bank. Bearer check जो है, bearer check अगर कोई भी बंदा लेके जाता है बैंक में तो उसे काउंटर पर ही पैसा मिल जाता है। The person has to sign in front of the banker and can get the amount of the check. जिस किसी के पास भी bearer check है उसे काउंटर पर जाकर चेक देकर अपना अमाउंट कलेक्ट करना होता है। It is as good as receiving cash. ऑर्डर चेक। बेरर चेक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब यह है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या है? ये आपके सामने एक स्पेसिमेन है ऑर्डर चेक का, जिसमें ऊपर है डे, मंथ एंड ईयर, किसे पे किया गया है या फिर बेरर, रुपीस कितना पे किया गया, अकाउंट नंबर, नीचे बैंक और ब्रांच का एड्रेस, अमाउंट कितना है फिगर में वह है, और जिसका ये चेक है उसका नीचे सिग्नेचर।
order check. When the check is drawn and payable to a specific person, it is called as an order check. And the bank makes the payment to the person whose name is mentioned therein after verifying the identity proof. In this check, the word bearer is struck off. Order check ड्रॉ किया जाता है एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं ए, मुझे बी को चेक देना है तो मैं उनका नाम लिखूंगा और उनको चेक दूंगा. देखिए यहाँ पे बैरर कट किया गया है. ये देखिए बैरर यहाँ पे कट किया गया है. ठीक है, यहाँ पर उस बंदे का नाम लिखा जाएगा जिसे ये मुझे चेक देना है. ठीक है, बंदा जब ये चेक लेके जाएगा बैंक में तो उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में उसे पेमेंट कर दिया जाएगा. दिस इज नोन एज ऑर्डर चेक. ऑर्डर चेक यानी जिसका नाम लिखा है चेक पे उसी को ये पेमेंट मिलेगा, बेरर को नहीं. क्रॉस चेक, ये स्पेसिमेन है आपके सामने क्रॉस चेक का. देखिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, ठीक है, पैरेलल लाइन बनाया गया है. क्रॉस चेक कैन नॉट बी एनकैश्ड ऑन द काउंटर ऑफ द बैंक. ऑर्डर चेक और बेरर चेक ये तो आप काउंटर पे एनकैश कर सकते हो, बट क्रॉस चेक कैन नॉट बी एनकैश्ड ऑन द काउंटर ऑफ द बैंक. It is to be deposited in the account of the drawee and payment is made through the bank and received by the right person. जिसके नाम का वो चेक है उसे अपने अकाउंट में उसे डिपॉजिट करना होगा, अपने बैंक में जाके अपने अकाउंट में उसे डिपॉजिट करना होगा और बैंक के द्वारा ही उसे पेमेंट मिलेगा. तो इस तरह का चेक सही आदमी को पेमेंट करने के लिए बनाया जाता है. Parallel lines are drawn on the face of the check on extreme left corner. ये मैंने आपको बता दिया और स्पेसिमेन में ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस बना दिया जाता है, इसे कहते हैं क्रॉस चेक. ठीक है, क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक. अब हमने क्रॉस चेक तो जान लिया, अब यह है क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक. देखिए ये स्पेसिमेन है क्रॉस अकाउंट पेई चेक. लेफ्ट हैंड कॉर्नर में यहाँ पे ये देखिए अकाउंट पेई लिखा है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ये अकाउंट पेइंग लिखा है, अकाउंट पेई लिखा है. दो पैरेलल लाइन के बीच में देखिए यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इसके बीच में ये अकाउंट पेई लिखा गया है. तो ये एक एग्जांपल है क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक का. अब ये क्या है? When parallel lines across the check are drawn with the word account pay, it is called as cross account pay check. Here the amount is deposited or credited to a specific account only. अब यहाँ पर आप मुझे बोलेंगे कि सर पिछले और इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क है अकाउंट पेई लिखने का. जिस अकाउंट के लिए वो चेक दिया गया है, अब एक इंसान के पास 4-5 अकाउंट है एक ही नाम का, लेकिन समझिए फॉर एग्जांपल उसका ए बैंक में भी अकाउंट है, बी बैंक में भी अकाउंट है, सी बैंक में भी अकाउंट है, डी बैंक में भी अकाउंट है. तो जब कोई पेमेंट कर रहा है उस पर्सन को, तो सामने वाला कहेगा कि मुझे इस बैंक इस अकाउंट में मुझे पेमेंट चाहिए, तो वहां पर वो डिटेल डाल देगा, उसका नाम लिखने जिसे उसे पेमेंट करना है उसका नाम लिखेगा और उसके आगे उसका अकाउंट नंबर लिखा जाएगा. ठीक है, तो उसके ही उसी अकाउंट में इसका पेमेंट होगा. तो दिस इज नोन एज क्रॉस अकाउंट पेइंग चेक. So students, in this lecture you have understood about various accounting documents which are used as an evidence to record the business transaction. तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ गया होगा
अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेसमैन के लिए और एक अकाउंटेंट के लिए, इसकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। If you like the video, then please subscribe the channel. Please like and share the video with your friends and colleagues. And don't forget to click the bell icon for future updates. आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अब मिलेंगे अपनी अगली लेक्चर में। Till then, stay home, stay safe and start learning. Good luck. Take care.